Hello dear students, today I take the class of class 10th। आज क्लास 10th को मैं ले रहा हूँ आपके साथ में, जो कि फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का बचा हुआ था। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ लेफ्ट। तो टुडेज टॉपिक, जो आज का टॉपिक है, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्लस रिवीजन ऑफ ऑल टर्म्स विच आर यूज्ड इन electricity in this chapter for doing the numerical, because this is numerical based chapter and the numerical worksheet I will provide you after this class, it means in my next class. So please pay attention about this. Okay, now let's start. Okay, now students, class 10th chapter electricity comes in physics part. This is part 6, means the second last part. As I told you, जैसे मैंने बताया था कि हमारा टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रिवीजन शीट ऑफ ऑल टर्म्स यूज इन इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल शीट भी लगाने वाला था, लेकिन न्यूमेरिकल शीट मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में दूंगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आज मैं आपको इतना ही समझा दूँ। तो सबसे पहले आपका टॉपिक जो है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट से हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का हीट के साथ में, क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट है, ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट से जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से जो इफेक्ट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आप तो उतना जानते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यह है कि हमारे घर में पंखा चलता है इलेक्ट्रिक करंट से, बल्ब जलता है, फ्रिज चलता है, कूलर चलता है। ये आपकी डेली लाइफ की डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट आता है। ठीक है, इतना आप जानते हैं, काफ़ी है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ये सिलेबस के तहत पढ़ रहे हैं, तो डेली लाइफ भी आपके सिलेबस के साथ जुड़ी हुई है। तो समझ लीजिए कि इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो 3 इंपॉर्टेंट टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट्स, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है इसी 10th का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाम देख लेना, इसके बाद हम वही चैप्टर पढ़ेंगे। और थर्ड है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बीएससी लेवल का कुछ है, लेकिन इफेक्ट होता है करंट का ही, इलेक्ट्रिक करंट का ही। तो ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 3 टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक हीटिंग इफेक्ट होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, एक केमिकल इफेक्ट होता है। और जनरल आप जानते हैं कि उससे फैन चलता है, ट्यूब चलती है, कंप्यूटर चलता है, वो सभी इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, अब मैं बात करूँ आपसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आप जनरली, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक करंट को एक हाई रेजिस्टेंस वायर से पास करते हैं, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आप जानते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म। ये आप क्लास 9 से जानते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का, वही यहाँ पर होता है। तो लेकिन आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखने के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा कि जो मैंने समझा दिया वही हिंदी में। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस उसका हाई होना चाहिए, द वायर बिकम हॉट, वेरी हॉट, वायर बहुत हॉट हो जाता है, एंड प्रोड्यूस हीट, वो हीट प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सिंपल सी बात। लेकिन जो वायर जो होना चाहिए, वो रेजिस्टेंस जो वायर होता है वो सिंपल वायर नहीं होना चाहिए, वो मेटल एलॉय का होना चाहिए, निक्रोम का होना चाहिए। आपने हीटर की स्प्रिंग देखी है, हीटर की स्प्रिंग होती है, टोस्टर्स होते हैं, या प्रेस आयरन जो होती है, आयरन जिससे आप प्रेस करते हैं, और उस आयरन के अंदर भी जो वायर एक प्लेट लगी होती है, उसके अंदर भी निक्रोम वायर होता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक, इतनी बात आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हम एक हाई रेजिस्टेंस वायर के अंदर या कॉइल के अंदर या फिलामेंट के अंदर से, इसको फिलामेंट भी कहते हैं, तो जो हीट एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं।
अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ये कैसे हो जाता है, ये हो कैसे जाता है, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई आपने पढ़ा दिया, सर ने पढ़ा दिया ऐसा होता है, हमने लर्न कर लिया ऐसा होता है। अब क्या दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठता है कि ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है कि जब हम हाई रेजिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो उसका कारण मैं आपको बता दूं, तो कारण केवल इतना होता है कि जैसे कि कोई भी मैकेनिकल एनर्जी जब हम यूज़ करते हैं तो इट ओवरकम फ्रिक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि मान लो मैकेनिकल एनर्जी, सपोज करो अपने हाथों को रब करते हैं, दोनों हाथों को बहुत तेज़ी से हमने आप दोनों हाथों को रब किया तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों? फ्रिक्शन के कारण। ऐसे ही हमने अगर कोई आयरन की रॉड ली और उसको ज़मीन पर रगड़ते रहे तो हमने देखा कुछ देर बाद उसका जो पॉइंट होता है वो गर्म हो जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी, जिस तरह से मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, सेम इसी तरह से मीन्स जस्ट अ मैकेनिकल एनर्जी यूज टू ओवरकम फ्रिक्शन इट कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। Thus the role of resistance in electric circuits is the role of friction। इलेक्ट्रिक करंट का भी रोल जो होता है वो फ्रिक्शन की तरह ही काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक किसी भी मेटल वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लब्स होते हैं, आपस में फ्रिक्शन होता है, टकराते हैं आपस में, और इसी फ्रिक्शन से, देखिए मैं कारण बता रहा हूँ आपको, इसी फ्रिक्शन से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है चूँकि वायर का, इसका मतलब वहाँ पर ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहे हैं, फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है उसमें, तो फ्रिक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये मैंने आपको उसका कारण बता दिया। अगर कोई पूछे तो आप ये आराम से अपने वर्ड्स में लिख देना। ऐसा कोई क्वेश्चन आए, वैसे नहीं आता है, यदि आए तो आप ऐसा इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं। मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है। ठीक, रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस जब हाई होगा तो नेचुरल है, जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो कोलैप्स करेंगे उसमें बहुत फ्रिक्शन होगा, आपस में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको एक बात बता दूं मैं आपको, सपोज करो यहाँ पर मैंने एक हाई रेजिस्टेंस वायर लिया, एक कॉइल है, हाई रेजिस्टेंस वायर की कॉइल है, यहाँ पर एक लाइक निक्रोम वायर है, इसे हम फिलामेंट भी कहते हैं। हीटर देखा आपने, हीटर में स्प्रिंग लगी होती है, बड़ी सी खरीद के लाओ मार्केट से और उसको हीटर में लगा दो, बता दूंगा मैं आपको बाद में थोड़ी देर बाद। इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूं इससे इलेक्ट्रिक से, तो ये हाई रेजिस्टेंस का वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इसको हम फिलामेंट भी कहते हैं। तो ये बिकम रेड हॉट, ये रेड हॉट हो जाता है। हॉट इसलिए हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्सेशन हीट एनर्जी में हो गया है। हीट मीन्स रेड हो गया है, लाल हो गया है, हीट की फॉर्म जो होती है येलो या रेड होती है, तो ये रेड हो गया है। तो इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्ड्स में। लेकिन अगर हम इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कहाँ यूज़ करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट। सो सिंस अ कंडक्टर मीन्स रेजिस्टेंस वायर, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हायर है, वो कंडक्टर, वो वाला कंडक्टर। सिंस अ कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ऑब्स्टेकल ऑफर करता है, रुकावट डालता है। सिंस अ कंडक्टर मीन्स जिसका हाई रेजिस्टेंस है वो रुकावट डालता है, सो वर्क मस्ट बी डन बाय द करंट, ये मैंने कल भी बताया था आपको। तो करंट के द्वारा वर्क किया जाएगा, ये आपको बताया था मैंने आपको। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं इस चीज़ की कि वर्क जरूर होगा। तो वर्क इक्वल टू, आप जानते हैं, मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ आपको, W इक्वल टू Q इंटू V। आप फिर बताना पड़ेगा, जब बताया था V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में बताया था, तो इसी से निकला है W इक्वल टू QV। दिख रहा है यहाँ पर आपको, W इक्वल टू QV इसी से आया है, इसी से निकला है। ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं, आपको कोई टर्म ना भूलें आप। तो W इक्वल टू QV मान लिया हमने, इसको अपनी एक मेन इक्वेशन मान ली। एक मेन इक्वेशन हमारी ये है W इक्वल टू QV। अभी हम हीट तक नहीं पहुँचे हैं। अब हम जानते हैं कि बाय द, एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, डिटेल में इसलिए टाइम आपको कंज्यूम कर रहा हूँ, बाय द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप जानते हैं कि I इक्वल टू, मैंने बताया था आपको क्या,
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन T, ये मैंने आपको बताया था, आपको पहले याद होगा। तो इससे क्या हुआ, इससे अगर मैं Q निकालूँ तो Q इक्वल टू क्या आ गया, इससे हो गया Q इक्वल टू I इंटू टी। ये मान लिया मैंने आपको, इसको सेकंड मान लिया। इतनी बात आपको समझ में आती है। मैं आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ, किताब में डिटेल नहीं मिलेगी इतनी जिससे आपके समझ में आ जाए। अब अगर मैं कोई यूज करूँ कि बाय द ओम्स लॉ का भी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ओम्स लॉ। तो बाय द ओम्स लॉ से मैंने आपको बताया था कि V अपॉन आई इक्वल टू आर होता है, ये बताया था मैंने आपको, आर होता है। तो इसको अगर मैं मिला दूंगा तो इससे आ जाएगा आपका, आपको दिख रहा है, इससे आपको आ जाएगा V इक्वल टू आई आर। इसको मान लो मैंने थर्ड मान लिया। अब यदि मैं इस Q की वैल्यू को और इस V की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दूं, ओके, फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर दूं वैल्यू, तो लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं जिससे आपके समझ में आया यहाँ पर कि पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड V फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दी। 1 देखिए, 1 ऊपर लिखी हुई है, W इक्वल टू क्यू वी। तो 1 को ही मैं, मेरे हाथ पर ध्यान दीजिए, 1 को मैं यहाँ ला रहा हूँ, W तो W रहा, Q क्या हो गया, Q 2 से क्या है, IT है, IT है Q, और V क्या है, VIR है, तो VIR हो गया। तो इससे आपको जो एक फार्मूला मिल गया वो मिल गया W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यही मैंने कहा था कि यही जो वर्क डन है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट में, यही वर्क डन इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब साफ साफ बात है कि हीट एनर्जी, इसको हम एच भी लिख सकते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपका हीट एनर्जी का फार्मूला डेवलप कर दिया मैंने, आपको एक्सप्लेन कर दिया कहाँ से आता है, कैसे आता है, एकदम सिंपल वे में, हर स्टेप को क्लियर करते हुए। इससे ज़्यादा क्लियर कहीं नहीं किया जाता है। अब मैं आपको एक नोट बता दूँ, एक इम्पोर्टेंट नोट, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मैं स्टार लगा रहा हूँ, जहाँ मैं स्टार लगाता हूँ वहाँ कुछ छुपा होता है, स्टार लगा दिया मैंने आपको। एक नोट बताऊँ मैं आपको, यदि H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी है, वो इंटू यहाँ लगा हुआ है, लगाया नहीं मैंने, है, दिस फार्मूला गिव्स एज हीट प्रोड्यूस इन जूल, जूल में होगी पक्की बात है, when a current of I एम्पियर, मीन्स करंट का नाम I एम्पियर है, flows in a wire of resistance R ohm for time t second is known as Joule law of heating। इसको जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। ध्यान रखना, आपको जूल लॉ ऑफ हीटिंग अगर वर्ड आ गया, मान लो एनसीईआरटी में कम दिया है थोड़ा सा, लेकिन ये पूछा जाता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग, तो यही जूल लॉ ऑफ हीटिंग होता है। तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग के द्वारा आप कह सकते हैं कि द हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर। मतलब जब किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। इसी को हम जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। H इक्वल टू आई स्क्वायर का मतलब है यदि हम करंट को डबल कर देंगे तो हीट 4 टाइम्स प्रोड्यूस हो जाएगी, 4 टाइम्स, आई स्क्वायर है, अगर 2 स्क्वायर कर दिया तो 4। प्रोपोर्शनल का मतलब मैं आपको समझाता हूँ समानुपाती, ये बढ़ता है तो ये बढ़ता है, ये घटता है तो ये घटता है, ठीक। यदि हम करंट को डबल कर देंगे तो हीट एनर्जी 4 टाइम्स प्रोड्यूस हो जाएगी।
सेकंड को देखिए, सेकंड यदि रेजिस्टेंस हम ज़्यादा लेंगे, हाई रेजिस्टेंस वायर लेंगे, यदि हम हाई रेजिस्टेंस वायर लेंगे जी तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी क्योंकि प्रोपोर्शनल है। यदि हम हाई रेजिस्टेंस वायर लेंगे तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। थर्ड, यदि हम टाइम को डबल कर देंगे तो हीट एनर्जी भी डबल प्रोड्यूस होगी। तो इसे जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा आप। अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग, हीट इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो इस बारे में मैंने आपको एक नोट लिखा है। ये लिखा हुआ, ये लिखावट किताबों में है लेकिन आपके ब्रेन में होना चाहिए सब कुछ, इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये लिखा क्या है, बाद में आप पढ़ लेना आराम से, मैं समझा दूंगा। सपोज़ करो मैंने आपके दो रेजिस्टेंस लिए, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, इतना काफ़ी है, ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है सपोज़ करो। अब मैंने इसको लगा दिया सीरीज़ में, ठीक, दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। ज़रूरी नहीं है मेरे को बनाना पूरा सर्किट बनाऊँ मैं आपको, चलो ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो हम जानते हैं सीरीज़ में आर क्या आएगा, आर इक्वल टू होगा R1 + R2, बता चुका हूँ मैं आपको। तो आर क्या आ गया इसका, 2 + 2 = 4 ओम, 4 ओम का साइन है। अगर मैंने इसी चीज़ को मैंने आपको पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल, पैरेलल लगा दिया मैंने इस चीज़ को, आपको एक पैरेलल कनेक्शन कर दिया। वही रेजिस्टेंस है, 2 ओम का ये भी है और 2 ओम का ये भी है। तो अब आर क्या आएगा, आप जानते हैं आर क्या आएगा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको आर क्या आएगा। 1/R = होगा 1/R1 + 1/R2। तो आप जानते हैं 1/R = क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2 कितना होता है, 1। तो इससे ये पता चला कि अगर सेम रेजिस्टेंस, बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस, सेम करंट दिया जा रहा है, सेम वोल्ट है, तो सीरीज़ में जो होता है वो टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है और पैरेलल में कम आता है। बात समझ में आपको मैंने एग्जांपल देके समझाया, आप खुद भी करके दे सकते हैं। सीरीज़ में यदि सेम रेजिस्टेंस में लूँ, सेम इलेक्ट्रिक करंट दूँ, सेम वोल्टेज पे काम करूँ, वही काम मैं पैरेलल में करूँ, तो रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज़ में ज़्यादा आता है और पैरेलल में कम आता है। मैंने एग्जांपल देके यहाँ समझाया, ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने आपको इसलिए समझाया कि क्लियर हो जाए। अब मैं पढ़ता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा था, अब आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी क्योंकि वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ जो मैंने करा है। वी नो दैट 2 सिमिलर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज डबल। उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस डबल हो जाता है, 2 ओम से 4 ओम हो गया था, जस्ट डबल हो गया था। एंड when they combine in parallel their combined resistance is halved, आधा हो जाता है, 2 ओम से 1 ओम हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा इस बात को, ये कभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ की कब, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा इस तरह के डायग्राम बनाकर तब, ठीक। सो अ गिवन करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट पर यूनिट टाइम इफ द 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। यदि हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वही करंट जो होगा हमें मोर हीट देगा, ज़्यादा हीट एनर्जी देगा देन वे दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मैं बात हीट की कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये पहले से बताना पड़ा जिससे आपको समझ में आ जाए। सो अ गिवन करंट, कोई भी करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट, ज़्यादा हीट देगा उसी समय में, उतने ही टाइम में, यदि वो रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं बजाय इसके कि वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। मतलब अगर 2 रेजिस्टेंस कोई सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो रेजिस्टेंस जो हैं उनका रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस हैं, तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे उसी अमाउंट के करंट पर उसी यूनिट टाइम में यदि वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं बजाय इसकी वो पैरेलल में कनेक्टेड हों। तो ये मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया, इस बात को याद रखना, ये नॉलेजेबल पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं छोटा सा आपको छोटा सा एक एग्जांपल हल्का सा दे दूँगा, छोटा सा एग्जांपल दे दूँगा आपको, एक छोटा सा, कि सपोज़ करो कि आपने घर में अपने हीटर देखा होगा सभी ने। हीटर ऐसा होता है, बीच में गोल चक्की सी लगी होती है हीटर के बीच में, इसके ऊपर स्टैंड होता है, इसके ऊपर एक वायर होता है, बहुत कुछ होता है। मैं आपको हीटर का केवल मेन जहाँ पर हम बर्तन को रखते हैं, जहाँ से बर्तन गर्म होता है वो बता रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ। सपोज़ करो मैंने इसके अंदर एक कॉइल ली। अब कॉइल लेने के लिए मैं चलो रेड कलर यूज़ कर लो, रेड कलर रहती है, रेड कॉइल ली,
रेड कलर ऐसे होती जाती है, फिर वो इसके अंदर से होती हुई जाती है, फिर वो इसके अंदर से होती हुई जाती है। वही चल रही है, कॉइल सिंगल है, डबल नहीं है, तोड़ा नहीं कहीं पे भी इसके वायर को। फिर वो इसके अंदर से होती हुई जाती है, फिर वो इसके अंदर से होती हुई जाती है, और इसके अंदर से होती हुई जाती है, फिर वो इसके अंदर से होती हुई जाती है, फिर वो इसके अंदर से होती हुई जाती है, फिर यहाँ से निकलती हुई वही कॉइल का सिरा यहाँ आ जाता है। अब आप कह रहे हैं ये तो पैरेलल है, ये तो पैरेलल दिख रहे हैं हमें, पैरेलल नहीं है। खोल दो इसको, पूरे खोल दो तार को, ऐसे क्या खोल दो, सीरीज़ है, पूरा सीरीज़ है, खोल दो इसको। और यदि मैं आपको यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक अगर मैंने इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो आप देखते हैं कि ये जो है, ये चूँकि सीरीज़ में है तो ये हीट प्रोड्यूस करेगी मोर, इसीलिए ये हीटर की जो कॉइल्स होती हैं ये सीरीज़ में ही लगी होती हैं। हीटर की कॉइल आपको एग्जांपल दे दिया मैंने आपको एक, तो मैंने बता दिया आपको, ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि ये गिवन करंट, कोई भी करंट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उसी समय में, उसी करंट से यदि उसे उस रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए बजाय इसके कि पैरेलल में कम हीट देगा ही नहीं, समझ लो। ठीक, तो एक नोट है आपके लिए कि ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज डू नॉट कन्वर्ट ऑल इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो होते हैं, जैसे पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, बल्ब है, वो पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते। अब कोई बल्ब लगा है, मैं CFL की बात नहीं कर रहा, मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ, जो पीली रोशनी देता है, जो आजकल घरों में नहीं होते हैं। आप देखते हैं बल्ब अगर 1 घंटे जल रहा है, अगर आपको निकालना है तो गर्म हो जाता है, कपड़ा से निकालना पड़ता है, गर्म हो जाता है। तो उसने पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया, उसने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया, उसने लाइट एनर्जी भी दी। बात रखना, याद रखना। जब हम फ़ैन चलाते हैं, हमने फ़ैन चलाया बहुत देर तक, इफ़ द फैन इज़ रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक फ़ैन चलता रहेगा, तो हम देखेंगे कुछ देर बाद उसके ऊपर हाथ लगा के देखेंगे तो उसकी जो पंखड़ियाँ हैं, उसके जो ब्लेड है उन पर नहीं, उसके ऊपर मोटर पे लगाएंगे तो हम देखेंगे मोटर गर्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। तो क्या मतलब क्या हुआ कि ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज डू नॉट कन्वर्ट ऑल इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू एनर्जी, सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते। ओनली द हीटिंग अप्लायंसेज कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। केवल हीटिंग अप्लायंसेज जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में करते हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लगाया मैंने, टोटल नहीं लगाया मैंने, बहुत बड़ा कारण है, छुपा हुआ है कारण, हायर क्लास में बता दूंगा या कभी डिटेल में बता दूंगा इसको। इसकी भी मैंने यहाँ मोस्ट ऑफ लगाया, इसकी भी डिटेल है। ठीक, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जस्ट अ वेट, एक इम्पोर्टेंट थिंग्स मुझसे छूट रही है, मैं आपको वो बता दूँ पहले, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। आपको मैंने बताया कि H = I² RT, ये मैंने आपको बताया, मैंने आपको इतना, ये पहले पढ़ चुके हैं आप। अब याद रखिए, मैंने आपको बताया था पावर का जब फार्मूला पढ़ाया था, तो पावर की जब फॉर्म पढ़ाई थी, तो पावर की सेकंड फॉर्म में आपको मैंने बताया था कि P = VI भी होता है और P = I² R भी होता है। ये मैंने आपको बताया था, P = I² R भी होता है। तो इसी I² R की जगह पर यहाँ पर मैं P लिख दूँ तो H = जो होगा वो हो जाएगा पावर इंटू T मीन्स टाइम को मैं ऐसे डिनोट करूँ ज़्यादा ठीक है, T ऐसा ठीक नहीं लगता है, पावर इंटू टाइम। अब ये क्या है, हीट प्रोड्यूस है। तो हीट प्रोड्यूस क्या है, ये हीट, अब ध्यान रखना, ये हीट प्रोड्यूस किससे हुई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हुई है। तो इसको हम E = P × T भी लिखते हैं, ये फार्मूला बुक में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ये E = PT भी एक फार्मूला हो गया आपके लिए, ये वही चीज़ है। H हीट एनर्जी प्रोड्यूस और E इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट पे आइए। हाँ, सो दिस टॉपिक इज रिवीजन शीट ऑफ ऑल टर्म्स यूज इन इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने कहा कि ये टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, लेकिन आप कहेंगे सर आपने न्यूमेरिकल एक भी नहीं कराया। मैं न्यूमेरिकल सारे कराऊंगा, ये सारे फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूँ सारे फार्मूलों के बारे में, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। देखिए, स्टार्टिंग से मैंने शुरू किया था, जब से मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस V = W/Q होता है, मैंने बताया था I = Q/T होता है। अब आपको बोलोगे तो इसकी यूनिट वोल्ट होती है, ये आपको पता है, इसकी यूनिट एम्पियर होती है,
ए से डिनोट करते हैं ए से, इसको वी से डिनोट करते हैं वी से, और ओम्स लॉ वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, यानी वी इक्वल टू आई आर होता है, यानी आर इक्वल टू क्या हो गया इससे, वी अपॉन आई होता है। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई मीन्स रेजिस्टेंस होता है, इसे हम ओम से रिलेट करते हैं, ओम उसका। हाँ, और ये होता है रो मैंने बताया था, रो मीन्स रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में अंतर होता है। रेजिस्टिविटी का फार्मूला आया था आर प्रोपोर्शनल टू एल, वन अपॉन ए से आया था, तो रो इक्वल टू एल ए अपॉन ए होता है। ए क्या है यहाँ पर, ये बात समझ लेना, यहाँ गड़बड़ करोगे आप। ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, जनरली वायर जो होता है वो सर्कुलर होता है, तो ए को आप सर्कुलर फॉर्म में लेंगे तो ए की वैल्यू जो होगी जनरली पाई आर स्क्वायर होती है। डायमीटर दिया होगा उसका, तो आर निकाल लेना आप, तो इससे आप ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू, कन्फ्यूज मत होना, ए नहीं दिया होगा डायरेक्ट, ठीक, थिकनेस दी होगी, रेडियस दी होगी, डायमीटर दिया होगा, कन्वर्ट कर लेना मिलीमीटर को। नेक्स्ट, फॉर टोटल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज में आपको पता है आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, अभी बताया मैंने आपको। टोटल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री होता है। इससे आर कन्वर्ट करना, यूनिट वही होती है सिंपल, ओम होती है इसकी यूनिट, जानते हैं, साइन आप जानते हैं, ओम होती है इसकी यूनिट, साइन आप जानते हैं। और पावर के बारे में बताया था मैंने आपको कि पावर P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन इससे 3 फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, कल मैंने ड्राइव किए थे, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यही चीज़ें बताई थी। और आज जो मैंने आपको बताया H हीट एनर्जी प्रोड्यूस, वो था आई स्क्वायर आर टी, जो बता चुका था मैं आपको। अब आई स्क्वायर आर को अगर मैं P लिख दूँ तो हीट एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पी टी हो गया इसी से। और एक फार्मूला में छूट गया था पहले मुझसे, वो भी मैंने यहाँ बता दिया, Q इक्वल टू एन ई भी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ बताना चाहिए था, मैंने यहाँ बता दिया, कोई बात नहीं। एक और चीज़ बताई थी मैंने आपको, 1 kWh कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को 1 यूनिट भी कहते हैं, और 1 kWh इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ये लगभग सारे फॉर्मूले फिनिश हो चुके हैं यहाँ पर, अगर बाय मिस्टेक एक आध बच रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आपको ये सारे फॉर्मूले, सारी टर्म्स यूनिट की फॉर्म में लर्न होना चाहिए। मैंने अच्छी तरह से आपको यूनिट बताई हैं। अगर आपको ये सभी कुछ लर्न है तो अब हम सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो कल मुझे 12th क्लास लेनी है, परसों मैं आपको केवल सिर्फ न्यूमेरिकल वर्कशीट कराऊंगा, और जो मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा वो न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं, उनके बाहर कोई न्यूमेरिकल, उन टाइप से बाहर कोई न्यूमेरिकल आज तक एग्ज़ाम में, अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में 5-6 सालों में नहीं आया है, कभी 10th क्लास में नहीं आएगा। वो न्यूमेरिकल इन्हीं पर बेस्ड होंगे। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। बस लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ वॉच केयरफुली, और इस पेज का तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप आराम से, ओके। प्लीज़ वॉच केयरफुली, ओके, प्लीज़ वॉच केयरफुली, अंडरस्टैंड ईच एंड टर्म्स केयरफुली, सभी को ढंग से समझें, हर चीज़ को ढंग से पढ़ें, बार बार पढ़ें, वीडियो को बार बार देख लें, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट भी किया करें कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जिससे मुझे पता पड़े। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।